तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कहानी 24 के इस एपिसोड में। आज बात करेंगे भारत के सबसे खूबसूरत राज्य कश्मीर के बारे में। कश्मीर, धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला प्रदेश, आखिर कैसे नरक बन गया था? क्या थी धारा 370 जिसकी वजह से कश्मीर में आतंकवाद अपनी चरम पे था और उसकी वजह से आतंकवादियों ने पूरे कश्मीर के अंदर अपना विकराल रूप दिखाया और उसकी वजह से न जाने कितने ही निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया। क्या था पाकिस्तान का रोल? आज हम सब बात करेंगे हमारे आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, बात करते हैं 25 जनवरी 1990 की। भारतीय एयरफोर्स का एक ग्रुप था श्रीनगर के अंदर। ये रावलपोला में खड़ा था और जहां पर रावलपोरा में खड़ा था वहां पर ही अपने एयरफील्ड जाने के लिए अपनी बस के इंतज़ार में ये जवान खड़े थे। उस जवान जो खड़े थे उसके अंदर स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना भी मौजूद थे और स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना के साथ एक और जवान थे जिनका नाम था राजभर उमेश्वर सिंह। तभी वहां पर एक सफ़ेद कलर की कार आती है। उस कार में से कुछ युवक नीचे उतरते हैं और अपने पास जो अपने साथ कुछ हथियार लेकर के आए थे वो उन हथियारों को निकालते हैं और उन जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां पर 4 जवान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इनमें स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना भी वहाँ जो वे घटना घटित हुई तो वहाँ पर मौजूद थे। इसमें अन्य 40 लोग जो थे वो घायल हो चुके थे। इसके बाद ये जितने भी हमलावर लोग थे वो जिस गाड़ी में आए थे उसी गाड़ी में वहाँ सर भाग जाते हैं। उस वक्त जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर थे वो जगमोहन जी थे। जगमोहन जी ने इस घटना को देखते हुए रेडियो पर एक अपील की थी जम्मू कश्मीर से लोगों के बारे में और जम्मू कश्मीर के लोगों को बताया था कि कृपया आप शांति बनाए रखें। हमें कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमारे अधिकारियों के द्वारा कुछ कदम उठाए जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ की व्यवस्था को भंग नहीं करना है। यदि कोई व्यक्ति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करेगा तो उनके जान माल के नुकसान की जिम्मेदारी उस उकसाने वाले व्यक्ति या संगठन की स्वयं की होगी। यानी ये जो सीधा सीधा था वो आतंकियों के लिए एक संदेश था कि आप कश्मीर की व्यवस्था को शांति बनाए रखें, यहाँ की व्यवस्था को भंग ना करें। इसके बाद बारामूला श्रीनगर में सैकड़ों लोग इस घटना के बाद सड़कों पर उतर आते हैं और इनमें जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं वो सब के सब आतंकी संगठनों के समर्थन में आ जाते हैं और आतंकी संगठनों के द्वारा जो बंद का ऐलान किया जाता है उस बंद का समर्थन सरकारी कर्मचारियों के द्वारा भी कर लिया जाता है और उस आतंकी संगठन के समर्थन में सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपने कामकाज का बहिष्कार कर लिया जाता है। इस सब के बाद हालात ऐसे बन गए थे कि वायुसेना के जितने भी परिवार जो कि कश्मीर के अंदर रह रहे थे उनको सेना के द्वारा रेस्क्यू करके बाहर निकालना पड़ा था। ये सब सेना की कड़ी सुरक्षा के बीच वहाँ से निकाले गए थे। उस समय जो अलगाववादी संगठन थे उसमें सबसे बड़ा नाम था JKLF का, यानी कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का। उनके समर्थन में लोगों द्वारा बड़े बड़े पोस्टर लगाए जा रहे थे। वहाँ के स्थानीय लोग इस आतंकी संगठन का खुलकर समर्थन करने लग गए थे। सेना के जो जवान थे उन पे ऊपर जो अटैक हुआ था उस अटैक के 36 साल बाद जनवरी 2024 में जो सेना के जवान थे राजवर उमेश्वर सिंह जो घटना के वक्त वहाँ मौजूद थे, उन्होंने अदालत में उस हत्यारे को पहचान कर दी और वो हत्यारा कोई और नहीं यासीन मलिक था। ये जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का चीफ था और ये यासीन मलिक एक नौजवान लड़का था। वो आज़ाद कश्मीर की बात करता था। उसने सीमा पार पाकिस्तान जाकर के हथियारों की बाकायदा ट्रेनिंग भी ली थी। सन 1988 में पाक गया था। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल उसकी एक रिपोर्ट ये बताती है कि कश्मीर के अंदर सन 1988 के बाद अब तक तकरीबन 23,918 आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं, जिसके अंदर 6,636 हमारे वीर जवान शहीद हो चुके हैं इन आतंकी घटनाओं के अंदर। इतना ही नहीं, 15,000 आम नागरिक भी अब तक मारे जा चुके हैं इन आतंकी घटनाओं में। इन सब की वजह से कश्मीर को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। कश्मीर का आए दिन बंद, आए दिन पत्थरबाजियों की वजह से वहाँ का व्यापार ठप हो चुका था और देश और विदेश से भी जो यात्री जो टूरिस्ट कश्मीर घूमने के लिए आते थे वो सारे के सारे टूरिस्ट आतंकियों के डर से कश्मीर में जाना बंद कर गए। नतीजा ये हुआ कि कश्मीर की आर्थिक बदहाली दिन प्रतिदिन
बढ़ती गई। अब बात करते हैं कि आखिरकार कश्मीर की स्थापना कैसे हुई थी। तो दोस्तों बात करते हैं मौर्य साम्राज्य में। मौर्य साम्राज्य में 265 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक जो थे उन्होंने कश्मीर की स्थापना की थी, और वो सम्राट अशोक ही थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को कश्मीर में लाया था। कश्मीर में प्रारंभ में बौद्ध धर्म ही हुआ करता था। करीब 14वीं शताब्दी में एक तिब्बत से एक बौद्ध शरणार्थी आते हैं जिनका नाम होता है ऋणंचना। ये तिब्बत से कश्मीर पहुंचते हैं और कश्मीर पहुंचने के बाद वो कुछ समय वहाँ रहते हैं और उसके बाद वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। वो बौद्ध से हो जाते हैं इस्लाम, यानी मुसलमान बन जाते हैं। ऋणचना मुसलमान बनने के बाद अपनी पहली मुस्लिम डायनेस्टी की स्थापना कर देते हैं। इसके बाद अकबर के दौर की बात करें तो अकबर ने कश्मीर को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। उस वक्त अकबर का साम्राज्य बहुत बड़ा था, काबुल तक उसका शासन था, और काबुल सूबे के अंदर ही अकबर ने कश्मीर को रख लिया था। लेकिन जम्मू कश्मीर का आधुनिक स्वरूप जो है वो सिख राजा रणजीत सिंह ने दिया था। उन्होंने सिख संघ की स्थापना की थी, कश्मीर को मुगल साम्राज्य से छीन लिया, और जम्मू कश्मीर के स्थानीय राजा जिनका संबंध डोगरा समुदाय से था ये थे महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह जी को जम्मू एंड कश्मीर का प्रशासन सौंप दिया था। 1834 की बात करें तो महाराजा गुलाब सिंह जी की सेना के जनरल थे जोरावर सिंह। इन्होंने लद्दाख पर आक्रमण कर लिया था और उसको भी अपने अधीन ला दिया था। इस समय तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन मजबूत होने लग गया था। 1846 में पहले एंग्लो सिख युद्ध होता है। ये पहला एंग्लो सिख युद्ध जो होता है उसके बाद एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत 16 मार्च 1846 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी कश्मीर घाटी को सिखों से छीन करके कश्मीर के महाराजा गुलाब सिंह जी को 75 लाख में बेच दी थी। यानी 75 लाख रुपए महाराजा गुलाब सिंह जी ने अंग्रेजों को दिया और उसके बाद महाराजा गुलाब सिंह पूरी कश्मीर घाटी के मालिक बन गए। इसके बाद महाराजा गुलाब सिंह की मृत्यु हो जाती है 30 जून 1857 में, और इसके बाद शासक बनते हैं महाराजा रणवीर सिंह। ये महाराजा रणवीर सिंह आते हैं। साल 1858 की बात करें तो 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। अब दरअसल होता क्या है कि एक साल पहले भारत के पहली स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति होती है सन 1857 में, जिसमें ब्रिटिश सत्ता भारत से जाते जाते बची थी। इसकी वजह से ब्रिटेन की सरकार ने फैसला लिया कि भारत के अंदर कंपनी का शासन खत्म कर लिया जाएगा और ब्रिटिश की महारानी इस देश को सीधे अपने अंडर में लेकर डायरेक्ट रूल करेगी। सन 1858 के बाद कश्मीर के राजा बनते हैं महाराजा प्रताप सिंह, और साल 1925 में बात कर दी जाए तो कश्मीर के शासक बनते हैं राजा हरि सिंह। ये हरि सिंह जी को आप आधुनिक राजा भी कह सकते हैं, क्योंकि हरि सिंह जी के बाद ही धारा 370 और ये समस्याएं धीरे धीरे समय के साथ पैदा होना शुरू हो गई थी। 22 अप्रैल 1934 को संवत 1991 रेगुलेशन के तहत जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली लेकर आए थे ये राजा हरि सिंह जी, जिसका नाम उन्होंने रखा था प्रजा सभा। अभी जो प्रजा सभा थी उसमें महाराजा हरि सिंह जी ने प्रजा सभा को कुछ अधिकार दे दिए थे, उनके सदस्यों को अधिकार दे दिए थे, और कुछ अधिकार राजा ने अपने पास रखे थे। 3 जून 1947 को माउंट बैटन होते हैं भारत के अंदर, जो माउंट बैटन प्लान लेकर आते हैं, जिसके तहत वो भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग और सिख समुदाय के कुछ नेताओं के साथ मिलकर के एक समझौता करते हैं, और इसी समझौते के तहत हमारे प्यारे भारत को तोड़ दिया जाता है और उसके बाद एक नए राष्ट्र का जन्म होता है जिसका नाम होता है पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान एक देश बन जाता है, और रियासतें जितनी भी थी उन रियासतों को फ्रीडम दी गई थी कि आप चाहे तो भारत के साथ विलय कर लीजिए, आप चाहे तो पाकिस्तान के साथ विलय कर लीजिए, और आप चाहें तो आप आज़ाद रह सकते हैं। 27 जून 1947 को अंतरिम कैबिनेट का हेड बनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इन्हीं की वजह से भारत की करीब 560 रियासतें भारत में विलय हो जाती हैं, मगर हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर ये तीनों अपने आप को स्वतंत्र रखने के लिए संघर्ष करती हैं। कालांतर में आगे चलने पर सरदार वल्लभ भाई पटेल काफ़ी दिक्कतों का सामना करने के बावजूद भी हैदराबाद और जूनागढ़ को तो भारत में विलय करवाने में सफल हो जाते हैं, मगर जम्मू कश्मीर अभी भी अड़ा हुआ था। 3 जुलाई 1947 को पटेल ने महाराजा हरि सिंह जी को एक पत्र लिखा था जिसमें बताया गया था कि कश्मीर का हित भारत में शामिल होने में ही है, मगर हरि सिंह जी ने पाकिस्तान के साथ
यथास्थिति बनाए रखने को लेकर के एक एग्रीमेंट कर चुके थे। 27 सितंबर 1947 को नेहरू जी ने पटेल को एक पत्र लिखा था, जिसमें नेहरू जी ने बताया था कि कश्मीर ने पाकिस्तान के अंदर अपनी घुसपैठ वो शुरू कर सकता है, इसलिए हमको जल्दी एक्शन लेना चाहिए। इसी बीच पाकिस्तान के कबीलाइयों ने घुसपैठ कर दी और कश्मीर पर अवैध कब्जा करना शुरू कर दिया। इसका सामना करने के लिए महाराजा हरि सिंह जी ने अपनी सेनाएं भेजी, जो कि कबीलाइयों से उनको लड़ना था। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत थी, और वो दिक्कत ये थी कि महाराजा हरि सिंह जी जो थे, उनकी सेना में ज़्यादातर सैनिक मुस्लिम थे, और वो मुस्लिम सैनिक थे। उन्होंने पाकिस्तानी कबीलाइयों से लड़ने के लिए मना कर दिया। उन्होंने अपने मुस्लिम धर्म और मुस्लिम भाईचारा को निभाना ज़्यादा उचित समझा। नतीजा ये हुआ कि उनकी सेना और कबाइलियों ने मिलकर के उल्टे महाराजा हरि सिंह जी के एक अधिकारी थे, जिनका नाम था कर्नल नारायण सिंह। उन नारायण सिंह जी को डोमेल नामक स्थान पर डाक बंगले के अंदर मार दिया गया। इसके बाद इन लोगों ने बारामूला में बड़े ही वैश्य तरीके से अत्याचार करना शुरू कर दिया। महिलाओं के साथ बलात्कार करना शुरू कर दिया। बच्चों और बूढ़ों को भी नहीं बख्शा। हर तरफ आगजनी कर दी। और जब ये अत्याचार कर रहे थे तो उन्होंने न तो महिला देखी, न पुरुष देखा, न धर्म देखा, कुछ भी नहीं देखा। बस ये केवल और केवल अत्याचार ही कर रहे थे। ये सब देखते हुए महाराजा हरि सिंह जी ने दिल्ली नेहरू जी को एक फ़ोन किया और मदद की गुहार लगाई। तब हरि सिंह जी को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए नेहरू जी ने काफ़ी दबाव डाला। अब हरि सिंह जी के पास और कोई चारा नहीं था, इसीलिए 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर महाराजा हरि सिंह जी के द्वारा हस्ताक्षर कर लिए जाते हैं। मगर हरि सिंह जी ने भारत को सिर्फ 3 अधिकार ही दिए थे, जिनमें सुरक्षा, विदेशी मामला और संचार तंत्र, ये तो भारत सरकार को दिया था, और बाकी के जितने भी अधिकार थे वो महाराजा हरि सिंह जी ने अपने पास रखे थे। इसके अलावा स्पेशल स्टेटस की भी हरि सिंह जी ने मांग की थी, जिसमें बताया गया था कि जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान होगा। इसके अलावा राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार भी महाराजा के पास ही रखा जाएगा, और इसी के तहत कोई भी बाहरी व्यक्ति जम्मू कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। जब भारत का संविधान बन रहा था, तब नेहरू जी ने एन गोपाल स्वामी अयंगर को एक जिम्मेदारी सौंपी थी, और वो जिम्मेदारी थी कि जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस आर्टिकल का ड्राफ्ट तैयार किया जाए, और संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 370 इस ड्राफ्ट के तहत जोड़ दिया गया। इसके बाद 17 अक्टूबर 1949 को धारा 370 को भारत के संविधान में शामिल कर लिया जाता है, और इसका असर ये हुआ कि भारत जम्मू कश्मीर के आंतरिक मसले पर कोई कानून नहीं बना सकता था। इसके अलावा संविधान का कोई भी भाग सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं हो सकता था। यदि भारत के राष्ट्रपति कश्मीर पर कोई कानून लाते हैं तो वहाँ की स्थानीय सरकार की सहमति के बिना नहीं लाया जा सकता था। इसके अलावा धारा 370 के तहत कोई भी कानून नहीं बदला जा सकता था। धारा 370 को यदि हटाना हो तो जम्मू कश्मीर के संविधान की अनुमति के बिना उसे हटा भी नहीं सकते थे। 31 अक्टूबर 1951 को जम्मू कश्मीर असेंबली के 75 मेंबर एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, और ये सभी के सभी 75 मेंबर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के सदस्य होते हैं। इन सभी का मकसद होता है जम्मू कश्मीर में एक अपना खुद का नया संविधान बनाना। सन 1956 में आर्टिकल 35 से ये लोग लेकर के आते हैं। इसके तहत जम्मू कश्मीर में यहाँ पर कौन लोग यहाँ का मूल निवासी होगा, कौन यहाँ का नागरिक नहीं होगा, इस बात का सर्टिफिकेट देना इन्होंने आर्टिकल 35A के तहत सुनिश्चित किया, और अपना विधानसभा का एक अधिकार बना लिया। सन 1965 तक जम्मू कश्मीर के गवर्नर को सदर ए रियासत कहा जाता था। मुख्यमंत्री जो वहाँ के होते थे उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था, और उनका पद जो था वो 5 साल के बजाय 6 साल का होता था, यानी प्रत्येक 6 वर्ष बाद वहाँ इलेक्शन होना सुनिश्चित किया गया। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर के नागरिकों को दोहरी नागरिकता देना सुनिश्चित किया। उन्हें एक नागरिकता मिलती थी कश्मीर की और दूसरी नागरिकता मिलती थी भारत की। उनका अपना झंडा हुआ करता था। जम्मू कश्मीर की महिला यदि कश्मीर के बाहरी क्षेत्र से शादी कर लेती हैं तो वो अपनी संपत्ति के अधिकार को खो देती थी। उतना ही नहीं, उसके पति को जम्मू कश्मीर की नागरिकता नहीं मिलती थी। लेकिन बड़े ही हास्यास्पद तरीके और रोचक तरीके की बात यह थी कि यदि जम्मू कश्मीर की महिला किसी पाकिस्तान के लड़के से शादी कर लेती थी तो वो अपना संपत्ति का अधिकार नहीं खोती थी। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान का जो लड़का था उसको जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी, और वो चाहे तो जम्मू कश्मीर में अपनी खुद की संपत्ति खरीद करके सदा के लिए वहाँ सेटल हो सकता था। सन 1950-60 का वो दौर था जब आर्टिकल 370 का विरोध होना शुरू हो जाता है। इसकी शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के 1953 में जम्मू कश्मीर प्रजा परिषद का गठन करके। भारतीय जनसंघ के एक लीडर थे बलराज, इन्हीं के द्वारा किया गया था।
इसके तहत उन्होंने मांग की थी कि कश्मीर का पूर्णतया भारत में विलय हो जाना चाहिए और धारा 370 को समाप्त कर देना चाहिए। इन सब में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अहम रोल था, जो कि भारतीय जनसंघ के फाउंडर थे। वो इन सब के विरुद्ध लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने कहा भी था कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। इसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रीनगर की जेल में डाल दिया जाता है और 23 जून 1953 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की संदेहास्पद तरीके से मृत्यु हो जाती है। इसी के दरमियान कश्मीर लगातार आतंकियों की गिरफ्त में आता जा रहा था। इनको समर्थन प्राप्त था पाकिस्तान की ISI व पाकिस्तान स्थित कई आतंकी संगठनों के द्वारा। कश्मीरी युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। उनको ISI के द्वारा ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग दी जा रही थी। इसके अलावा वहाँ के नौजवानों को पत्थर फेंकने की भी ट्रेनिंग दी जाती थी और उन्हें पत्थर फेंकने के लिए अक्सर उकसाया जाता था, जिसकी वजह से अक्सर कश्मीर में पत्थरबाजी हुआ करती थी। पाकिस्तान का 1965 का ऑपरेशन जिब्राल्टर लाया गया। ये पाकिस्तान के द्वारा ऑपरेशन जिब्राल्टर लाया गया था सन 1965 में, जिसके तहत कश्मीरी आवाम के युवाओं को भड़काया जाए और भारत सरकार के खिलाफ और भारत की सेना के खिलाफ कश्मीर को अलग कर लिया जाए। ये इसका मेन मकसद था। सन 1988 में ऑपरेशन ट्रू पैक लाते हैं, ये भी पाकिस्तान के द्वारा ही लाया जाता है और इसमें इन लोगों का मकसद होता है कि अब कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए पाकिस्तान अपने लोगों को नहीं भेजेगा, बल्कि कश्मीर के ही स्थानीय युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग दे दी जाएगी और उन्हें भारत सरकार और भारतीय सेना के खिलाफ खड़ा किया जाएगा। इस सब जो अशांति फैलाने का जो पूरा ये था, उसमें जो माहौल बनाया जा रहा था, उस पूरे ऑपरेशन को पाकिस्तान के जनरल जियाउल हक खुद संचालित कर रहे थे। इस ऑपरेशन ट्रू पैक के उन्होंने 4 मुख्य एम रखे थे। इसमें पहला एम था कश्मीर युवा को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देना और दूसरा था प्रशासन को पूर्णतया खत्म कर देना और तीसरा था इसके अंदर कि कश्मीर घाटी के अंदर जितने भी हिंदू हैं उन सबको मार काट करके भगा दिया जाए। और शायद इसी का नतीजा था कि कश्मीरी पंडितों को बुरी तरह से मार काट कर भगा दिया गया, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर दिए गए, बच्चों और बूढ़ों तक को भी नहीं बख्शा गया। चौथा चूक था वो था कि कश्मीरी लड़कों को जिहाद के लिए तैयार किया जाए। ये पूरा मकसद था ऑपरेशन ट्रू पैक का। और उसके बाद उन्होंने काम शुरू किया OGW बनाने का। अब ये OGW जो था वो था ओवरग्राउंड वर्कर। ये लोग वो लोग होते थे जो होते तो मूलतः कश्मीर के ही स्थानीय लोग थे, लेकिन इनका काम था कि आतंकी या आतंकी संगठनों को अपना पूरा सहयोग देते थे और कश्मीर के अंदर वो हर प्रकार की सुविधा आतंकी संगठनों को मुहैया करवाते थे। OGW के जो सदस्य थे वो स्थानीय नागरिक ही हुआ करते थे जो देश के साथ अपनी गद्दारी किया करते थे। और यासीन मलिक जैसे जो लोग थे इसी तरह के संगठनों के संपर्क में थे। 19 जुलाई 2008 को हमारे 10 जवान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं ऐसे आतंकी हमलों की वजह से। इसके बाद 24 जून 2013 को एक बस में सवार होकर भारतीय जवान जा रहे थे श्रीनगर के हैदरपुरा में। उनके ऊपर आतंकियों के द्वारा हमला कर लिया जाता है, जिसमें हमारे 8 जवान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर हुआ करता था जिसका नाम था बुरहान वारी। इसको भारत सरकार ने आतंकी घोषित कर रखा था। लेकिन साथियों, आपको जान करके बड़ा अचरज होगा कि वहाँ के जो स्थानीय युवा थे वो बुरहान वानी को अपना हीरो मानते थे। वो सोशल मीडिया पर युवाओं के प्रत्येक फोन तक में था और वहाँ के युवा उसको बहुत ही ज़्यादा फॉलो करने लग गए थे। लेकिन 42वीं राष्ट्रीय राइफल को एक दिन सूचना मिलती है और सूचना ये होती है कि बुरहान वानी एक स्कूल में छुपा हुआ है। उसके बाद 8 जुलाई 2016 को ऑपरेशन चलाया जाता है। इसमें बुरहान वानी, शतरत अहमद शेख और परवेज अहमद लश्करे, इनको सुरक्षा बलों के द्वारा मौत के घाट उतार लिया जाता है। और इसके बाद बुरहान वानी के पक्ष में, जैसा कि मैंने बताया, वहाँ के युवा बुरहान वानी को अपना हीरो मानते थे। इसीलिए कश्मीर के अंदर बुरहान वानी के पक्ष में सबसे बड़ा और सबसे अब तक का सबसे खतरनाक प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। वहाँ के युवा सड़कों पर आ जाते हैं और पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हैं। इसमें पूरी कश्मीर घाटी के अंदर अशांति फैल जाती है। इन सब में करीब 96 से ज़्यादा लोगों की जान चली जाती है और 15,000 से ज़्यादा आम नागरिक घायल हो जाते हैं। इतना ही नहीं, हमारे 4,000 भारतीय सेना के जवान भी घायल हो जाते हैं। ठीक इसके एक महीने के बाद 18 सितंबर 2016 को 4 पाकिस्तानी आतंकी हमारे बारामूला के उरी नामक स्थान पर, जो कि सेना का कैंप होता है, वहाँ में घुस जाते हैं और भारतीय जवानों पर अचानक घात लगा करके हमला कर देते हैं, जिसमें हमारे 18 जवान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन इस समय तक केंद्र में
सत्ता का परिवर्तन हो चुका था। अब भारत के मुख्य प्रधानमंत्री बन चुके थे माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी सरकार बनने के बाद उन्होंने अपना पूरा समय लगा दिया धारा 370 को हटाने के लिए, क्योंकि जब मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे तो वो स्वयं इस धारा 370 को हटाने के पक्ष में थे। उन्होंने इस धारा 370 हटाने के लिए कई बार आंदोलन किए थे। उन्होंने स्वयं ने कहा था धारा 370 हटाओ, आतंकवाद मिटाओ, देश बचाओ। इसी के साथ एनआईए ने अपना कामकाज करना शुरू कर दिया था। इसमें यासीन मलिक को अपना आरोपी बनाया था एनआईए ने और उसको गिरफ्तार कर लिया था। एनआईए के बड़े बड़े अधिकारी कश्मीर गए, अपनी पहचान को गुप्त रखा और अंडरग्राउंड तरीके से काम करना शुरू कर दिया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ऑफिस और उसके ठिकानों की पूरी जानकारी निकाली गई। सन 2017 से एनआईए ने आतंकी समर्थित लोगों को चिन्हित करके उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया व उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जो कि कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते थे। इसी तरह से आतंकियों को फंडिंग करने के आरोप में शहजाद उल इस्लाम हुर्रियत के नेता अयात अकबर मेहरुद्दीन कलवल, पीर सैफुल्लाह और एक बिजनेसमैन थे जिनका नाम था जहूर अहमद, इन सभी को राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार कर दिया गया और उनके ऊपर आरोप था कि आतंकवादियों को फंडिंग करते हैं। एनआईए ने सबूतों के साथ उन सभी को गिरफ्तार किया। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में यहां तक कहा कि यासीन मलिक के साथ सैफू अली शाह गिलानी और मीर उमर फारूक, ये जो थे वो उन्होंने जेआरएल ग्रुप के निर्देश के तहत लोगों को प्रोटेस्ट करने के लिए अक्सर ये लोग उकसाया करते थे, जिसके तहत बंद का ऐलान करना, सड़कों को ब्लॉक करना और अशांति फैलाना इनका मुख्य मकसद था। सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा जब यासीर मलिक के घर रेड डाली गई तब उनको 8 दिन का एक कैलेंडर मिला और उस कैलेंडर के अंदर बाकायदा लिखा हुआ था कि किस तिथि को, किस तारीख को, कहां पर क्या गतिविधि करनी है, कहां रोड ब्लॉक करना है, कहां पत्थरबाजी करनी है, सब कुछ था उसके अंदर बाकायदा लिखा हुआ था। 8 अगस्त 2016 से लेकर 16 अगस्त 2016 तक, जिसमें बाकायदा ये लिखा गया था कि किस दिन, किस जगह, किस तरीके से प्रोटेस्ट करना है। इसमें साफ जाहिर होता है कि ये सब तय प्लानिंग के तहत ही अक्सर वहाँ हुआ करता था। इतना ही नहीं, इन्होंने एक कॉपी मिलती है जहाँ जो कि हिजबुल मुजाहिदीन की एक लेटर पैड होती है, उस पर लिखा हुआ था कि कश्मीर के अंदर जो हाल ही में जो फुटबॉल टूर्नामेंट का जो आयोजन किया गया था, उस लेटर पैड में उन टूर्नामेंट के जो आयोजक थे उनके नाम एक खुली वार्निंग थी। ये एक जगह की धमकी थी जो वो लेटर भी एनआईए को जहाज से मिल गया था। साल 2019 में 14 फरवरी के दिन जैश सईद मोहम्मद ने एक प्लान बनाया जिसमें एक कश्मीरी को गुमराह कर उसको सुसाइड बॉम्बर के तौर पर OGW की मदद से CRPF के एक कॉन्वॉय पर 14 फरवरी 2019 को IED ब्लास्ट करवा दिया गया और इस हमले में हमारे 10 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। एनआईए की जांच में 19 नाम आए जिनमें था मसूद अजहर, रऊफ असगर और अमार अलवी। ये जो थे इनके साथ 7 और पाकिस्तानी थे, इनका भी नाम आया। अहमद आदिल जो कि सुसाइड बॉम्बर बना था ने इशरत जहान के पिता शकीर बशीर और शहजाद बट, इसके अलावा 12 और लोग थे जो कश्मीरी थे और इस हमले में शामिल थे। ऐसा माना जाता है कि इस हमले के बाद ये मन बना लिया गया था कि अब तो कश्मीर से धारा 370 हटानी ही पड़ेगी और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटाया जाएगा और उसे भारत में संविधान के तले लाया जाएगा। सन 2019 के जून के महीने के दूसरे हफ्ते में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कश्मीर का एक दौरा किया जाता है और वहां के सुरक्षा बलों के साथ मिलकर के जमीनी हालात को समझने की कोशिश की जाती है। फिर दिल्ली वापस आ जाते हैं। इसके बाद अजीत डोभाल अपनी सीक्रेट विजिट श्रीनगर करने के लिए गए थे। 20 ड्रोन जो थे उन्होंने कश्मीर के अंदर नज़र रखने के लिए तैनात कर दिए थे। एयरफोर्स को आदेश दे दिया गया था कि आपके जो भी पैरामिलिट्री ट्रूप्स पूरे देश के अंदर जहां पे भी है उन सभी को श्रीनगर के अंदर तैनात कर दिया जाए। पुलिस और आर्मी को कह दिया गया था कि सभी सैटेलाइट फ़ोन जितने भी आपके पास हैं वो एक्टिव करके आपके जवानों को सौंप दिए जाए। इसी के साथ 45,000 जवानों को घाटी में तैनात कर दिया गया। उस समय आर्मी चीफ थे जनरल विपिन रावत। उन्होंने अपनी फोर्स को श्रीनगर में तैनात करना शुरू कर दिया। इसी बीच अजीत डोभाल 3 दिन तक फिर से सीक्रेट विजिट करने के लिए श्रीनगर में वहां रही। इसी के साथ ही 26 जुलाई को अमरनाथ यात्रा को भी रोक दिया गया और जितने भी टूरिस्ट कश्मीर में थे उनको वहां से निकाल दिया गया। जब भी अमरनाथ यात्रा रोकी गई तो पत्रकारों के द्वारा, लोगों के द्वारा सरकार से पूछा गया तो सरकार ने अंदेशा लगाया, ये बात बोली कि हमें खुफिया जानकारी मिली है कि इसके ऊपर पाकिस्तान संबंधित आतंकियों के द्वारा हमला कर दिया जा सकता है, इसी वजह से अमरनाथ की यात्रा रोक दी गई है। इसके अलावा यहाँ 100
पैरा मिलिट्री फोर्स कश्मीर घाटी में तैनात कर दी जाती हैं। इस पूरे मिशन को लीड कर रहे थे अमित शाह और उस समय के तत्कालीन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद। 4 अगस्त को जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह जी को एक केंद्र से आदेश मिलता है और आदेश ये होता है कि आप अपनी फोर्स को एक बार रीचेक कर लीजिए। जम्मू कश्मीर के जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं उन सभी को हाउस अरेस्ट करना है और इनके जितने भी मोबाइल है उनसे छीन लेना है और जो उनकी लैंडलाइन सर्विसेज है उनको ख़त्म कर देना है और इसके बाद धारा 144 लागू करेंगे। इसीलिए आपको एक ड्रिल कर लेनी है। इसके बाद 4 अगस्त की रात को नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन रामनाथ कोविंद जो कि उसमें तत्कालीन राष्ट्रपति थे उनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं और धारा 370 को हटाने की सारी प्लानिंग राष्ट्रपति को भारत के प्रधानमंत्री समझाते हैं। और इसके बाद कश्मीर में जितनी सारी तैयारियां चल रही थी तो उन सभी को देख करके लोग इस बात का अंदाजा लगा रहे थे कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने वाला है और लोगों ने तो यहाँ तक सोच लिया था कि भारत और पाक से जो पीओके जो हैं वो भारत हमला करके वापस पाक अधिकृत कश्मीर जिसके ऊपर पाकिस्तान अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है भारत वो अपना भूखंड वापस ले लेगा और ये सारी तैयारी पाकिस्तान पर हमला करने के लिए है। यानी किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि केंद्र सरकार क्या करने वाली है और कश्मीर के साथ क्या होने वाला है। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला जैसे बड़े जितने भी नेता थे इन सबको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। धारा 144 लागू कर दी जाती हैं, इंटरनेट बंद कर दिए जाते हैं और मोबाइल सर्विसेज को भी खत्म कर दिया जाता है। फिर दिन आता है 5 अगस्त 2019 का। केंद्रीय मंत्री अमित शाह जब संसद के अंदर प्रवेश कर रहे थे तब उनके हाथ में एक फाइल थी। उस फाइल को एक पत्रकार जो कि फोटोग्राफर होते हैं उनकी नज़र अमित शाह के हाथ पर जाती है और इस फाइल पर जाती हैं तब जिस पर लिखा था टॉप सीक्रेट और ये फोल्डर किसी और के बारे में नहीं, जम्मू कश्मीर के धारा 370 के बारे में ही था। ये पिक्चर लेने के बाद कुछ ही समय पश्चात पूरे देश और दुनिया में खबर फैल चुकी थी कि कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई है। विपक्ष ने इस बात का पूर्ण रूप से विरोध किया। अमित शाह ने इस पूरे प्रकरण को डिस्क्राइब किया कि सरकार किस प्रकार पावर में है और किस सरकार को ये पावर है कि आर्टिकल 370 हटा सकती है। सेक्शन 3 ऑफ आर्टिकल 370 उसमें ये कहा गया कि पूर्वगामी प्रावधानों में किसी भी बात के बावजूद राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकते हैं कि ये अनुच्छेद द्वारा लागू होगा या नहीं होगा या केवल ऐसे अपवादों और संशोधनों के बाद ऐसी तारीख से उन्हें पुनः लागू किया जा सकता है। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के साथ सन 1956 का जो ऑर्डर था उसको सुपरसीड करते हुए जो संविधान के सारे प्रोविजंस थे उनको एप्लीकेबल किया कि सभी प्रोविजंस लागू होंगे। जम्मू कश्मीर पर भी इसी के साथ 6 अगस्त को एक और ऑर्डर आया। इसमें आर्टिकल 370 के जितने भी क्लॉजेज थे उन सबको खत्म कर दिया गया। इसी के साथ आर्टिकल 370 संविधान का हिस्सा नहीं रहा और जम्मू कश्मीर पूर्णतया भारत में शामिल हो गया और भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। इसके बाद जम्मू कश्मीर स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस एक्ट लाया गया जिसके अंदर जम्मू कश्मीर के जो हैं उसको 2 हिस्सों में बांट लिया गया। जम्मू कश्मीर का एक और दूसरा हिस्सा लद्दाख रह गया। इसी के साथ पूर्ण रूप से भारत के साथ शामिल हो गया। मार्च 2020 में जम्मू कश्मीर को टाडा कोर्ट ने यासीर मलिक और उनके 6 साथियों के साथ भारतीय एयरफोर्स पे जो उन्होंने हमला किया था उस हमले के जुर्म में उन्हें दोषी करार दिया गया और यासीर मलिक अपनी बाकी की जेल की सजा काट रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारे धारा 370 हटाने की कहानी जम्मू कश्मीर की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आपसे दरख्वास्त है कि जाने से पूर्व चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। और सबसे महत्वपूर्ण एक और बात और वो ये है कि आप किस विषय पर कहानी सुनना चाहते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। हम वादा करते हैं आपसे आप अगली कहानी आप ही की होगी। मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। दोस्तों बात करते हैं 25 जनवरी 1990 की। भारतीय एयरफोर्स का एक ग्रुप था श्रीनगर के अंदर। ये रावलपोला में खड़ा था और जहाँ पर रावलपोरा में खड़ा था वहाँ पर ही अपने एयरफील्ड जाने के लिए अपनी बस के इंतज़ार में ये जवान खड़े थे। उस जवान जो खड़े थे उसके अंदर स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना भी मौजूद थे और स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना के साथ
एक और जवान थे जिनका नाम था राजभर उमेश्वर सिंह। तभी वहां पर एक सफ़ेद कलर की कार आती है। उस कार में से कुछ युवक नीचे उतरते हैं और अपने पास जो अपने साथ कुछ हथियार लेकर के आए थे वो उन हथियारों को निकालते हैं और उन जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां पर 4 जवान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इनमें स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना भी वहाँ जो वे घटना घटित हुई तो वहाँ पर मौजूद थे। इसमें अन्य 40 लोग जो थे वो घायल हो चुके थे। इसके बाद ये जितने भी हमलावर लोग थे वो जिस गाड़ी में आए थे उसी गाड़ी में वहाँ सर भाग जाते हैं। उस वक्त जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर थे वो जगमोहन जी थे। जगमोहन जी ने इस घटना को देखते हुए रेडियो पर एक अपील की थी जम्मू कश्मीर से लोगों के बारे में, और जम्मू कश्मीर के लोगों को बताया था कि कृपया आप शांति बनाए रखें। हमें कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमारे अधिकारियों के द्वारा कुछ कदम उठाए जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ की व्यवस्था को भंग नहीं करना है। यदि कोई व्यक्ति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करेगा तो उनके जान माल के नुकसान की जिम्मेदारी उस उकसाने वाले व्यक्ति या संगठन की स्वयं की होगी। यानी ये जो सीधा सीधा था वो आतंकियों के लिए एक संदेश था कि आप कश्मीर की व्यवस्था को शांति बनाए रखें, यहाँ की व्यवस्था को भंग ना करें। इसके बाद बारामूला श्रीनगर में सैकड़ों लोग इस घटना के बाद सड़कों पर उतर आते हैं और इनमें जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं वो सब के सब आतंकी संगठनों के समर्थन में आ जाते हैं और आतंकी संगठनों के द्वारा जो बंद का ऐलान किया जाता है उस बंद का समर्थन सरकारी कर्मचारियों के द्वारा भी कर लिया जाता है और उस आतंकी संगठन के समर्थन में सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपने कामकाज का बहिष्कार कर लिया जाता है। इस सब के बाद हालात ऐसे बन गए थे कि वायुसेना के जितने भी परिवार जो कि कश्मीर के अंदर रह रहे थे उनको सेना के द्वारा रेस्क्यू करके बाहर निकालना पड़ा था। ये सब सेना की कड़ी सुरक्षा के बीच वहाँ से निकाले गए थे। उस समय जो अलगाववादी संगठन थे उसमें सबसे बड़ा नाम था JKLF का, यानी कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का। उनके समर्थन में लोगों द्वारा बड़े बड़े पोस्टर लगाए जा रहे थे। वहाँ के स्थानीय लोग इस आतंकी संगठन का खुलकर समर्थन करने लग गए थे। सेना के जो जवान थे उन पे ऊपर जो अटैक हुआ था उस अटैक के 36 साल बाद जनवरी 2024 में जो सेना के जवान थे राजवर उमेश्वर सिंह जो घटना के वक्त वहाँ मौजूद थे, उन्होंने अदालत में उस हत्यारे को पहचान कर दी और वो हत्यारा कोई और नहीं यासीन मलिक था। ये जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का चीफ था और ये यासीन मलिक एक नौजवान लड़का था। वो आज़ाद कश्मीर की बात करता था। उसने सीमा पार पाकिस्तान जाकर के हथियारों की बाकायदा ट्रेनिंग भी ली थी। सन 1988 में पाक गया था। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल उसकी एक रिपोर्ट ये बताती है कि कश्मीर के अंदर सन 1988 के बाद अब तक तकरीबन 23,918 आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं, जिसके अंदर 6,636 हमारे वीर जवान शहीद हो चुके हैं इन आतंकी घटनाओं के अंदर। इतना ही नहीं, 15,000 आम नागरिक भी अब तक मारे जा चुके हैं इन आतंकी घटनाओं में। इन सब की वजह से कश्मीर को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। कश्मीर का आए दिन बंद, आए दिन पत्थरबाजियों की वजह से वहाँ का व्यापार ठप हो चुका था और देश और विदेश से भी जो यात्री जो टूरिस्ट कश्मीर घूमने के लिए आते थे वो सारे के सारे टूरिस्ट आतंकियों के डर से कश्मीर में जाना बंद कर गए। नतीजा ये हुआ कि कश्मीर की आर्थिक बदहाली दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। अब बात करते हैं कि आखिरकार कश्मीर की स्थापना कैसे हुई थी। तो दोस्तों बात करते हैं मौर्य साम्राज्य में। मौर्य साम्राज्य में 265 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक जो थे उन्होंने कश्मीर की स्थापना की थी और वो सम्राट अशोक ही थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को कश्मीर में लाया था। कश्मीर में प्रारंभ में बौद्ध धर्म ही हुआ करता था। करीब 14वीं शताब्दी में एक तिब्बत से एक बौद्ध शरणार्थी आते हैं जिनका नाम होता है ऋणंचना। ये तिब्बत से कश्मीर पहुंचते हैं और कश्मीर पहुंचने के बाद वो कुछ समय वहाँ रहते हैं और उसके बाद वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। वो बौद्ध से हो जाते हैं इस्लाम, यानी मुसलमान बन जाते हैं। ऋणंचना मुसलमान बनने के बाद अपनी पहली मुस्लिम डायनेस्टी की स्थापना कर देते हैं। इसके बाद अकबर के दौर की बात करें तो अकबर ने कश्मीर को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। उस वक्त अकबर का साम्राज्य बहुत बड़ा था, काबुल तक उसका शासन था और काबुल सूबे के अंदर ही अकबर ने कश्मीर को रख लिया था। लेकिन जम्मू कश्मीर का आधुनिक स्वरूप जो है वो सिख राजा रणजीत सिंह ने दिया था। उन्होंने सिख संघ की स्थापना की थी, कश्मीर को मुगल साम्राज्य से छीन लिया और जम्मू कश्मीर के स्थानीय राजा
जिनका संबंध डोगरा समुदाय से था, ये थे महाराजा गुलाब सिंह। इनको महाराजा गुलाब सिंह जी को जम्मू एंड कश्मीर का प्रशासन सौंप दिया था। 1834 की बात करें तो महाराजा गुलाब सिंह जी की सेना के जनरल थे जोरावर सिंह। इन्होंने लद्दाख पर आक्रमण कर लिया था और उसको भी अपने अधीन ला दिया था। इस समय तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन मजबूत होने लग गया था। 1846 में पहले एंग्लो सिख युद्ध होता है। ये पहला एंग्लो सिख युद्ध जो होता है, उसके बाद एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत 16 मार्च 1846 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी कश्मीर घाटी को सिखों से छीन करके कश्मीर के महाराजा गुलाब सिंह जी को 75 लाख में बेच दी थी। यानी 75 लाख रुपए महाराजा गुलाब सिंह जी ने अंग्रेजों को दिया और उसके बाद महाराजा गुलाब सिंह पूरी कश्मीर घाटी के मालिक बन गए। इसके बाद महाराजा गुलाब सिंह की मृत्यु हो जाती है 30 जून 1857 में, और इसके बाद शासक बनते हैं महाराजा रणवीर सिंह। ये महाराजा रणवीर सिंह आते हैं। साल 1858 की बात करें तो 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। अब दरअसल होता क्या है कि एक साल पहले भारत के पहली स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति होती है सन 1857 में, जिसमें ब्रिटिश सत्ता भारत से जाते जाते बची थी। इसकी वजह से ब्रिटेन की सरकार ने फैसला लिया कि भारत के अंदर कंपनी का शासन खत्म कर लिया जाएगा और ब्रिटिश की महारानी इस देश को सीधे अपने अंडर में लेकर डायरेक्ट रूल करेगी। सन 1858 के बाद कश्मीर के राजा बनते हैं महाराजा प्रताप सिंह, और साल 1925 में बात कर दी जाए तो कश्मीर के शासक बनते हैं राजा हरि सिंह। ये हरि सिंह जी को आप आधुनिक राजा भी कह सकते हैं, क्योंकि हरि सिंह जी के बाद ही धारा 370 और ये समस्याएं धीरे धीरे समय के साथ पैदा होना शुरू हो गई थी। 22 अप्रैल 1934 को संवत 1991 रेगुलेशन के तहत जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली लेकर आए थे ये राजा हरि सिंह जी, जिसका नाम उन्होंने रखा था प्रजा सभा। अभी जो प्रजा सभा थी उसमें महाराजा हरि सिंह जी ने प्रजा सभा को कुछ अधिकार दे दिए थे, उनके सदस्यों को अधिकार दे दिए थे और कुछ अधिकार राजा ने अपने पास रखे थे। 3 जून 1947 को माउंट बैटन होते हैं भारत के अंदर, जो माउंट बैटन प्लान लेकर आते हैं, जिसके तहत वो भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग और सिख समुदाय के कुछ नेताओं के साथ मिलकर के एक समझौता करते हैं, और इसी समझौते के तहत हमारे प्यारे भारत को तोड़ दिया जाता है और उसके बाद एक नए राष्ट्र का जन्म होता है, जिसका नाम होता है पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान एक देश बन जाता है, और रियासतें जितनी भी थी उन रियासतों को फ्रीडम दी गई थी कि आप चाहे तो भारत के साथ विलय कर लीजिए, आप चाहे तो पाकिस्तान के साथ विलय कर लीजिए, और आप चाहें तो आप आज़ाद रह सकते हैं। 27 जून 1947 को अंतरिम कैबिनेट का हेड बनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इन्हीं की वजह से भारत की करीब 560 रियासतें भारत में विलय हो जाती हैं, मगर हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर ये तीनों अपने आप को स्वतंत्र रखने के लिए संघर्ष करती हैं। कालांतर में आगे चलने पर सरदार वल्लभ भाई पटेल काफ़ी दिक्कतों का सामना करने के बावजूद भी हैदराबाद और जूनागढ़ को तो भारत में विलय करवाने में सफल हो जाते हैं, मगर जम्मू कश्मीर अभी भी अड़ा हुआ था। 3 जुलाई 1947 को पटेल ने महाराजा हरि सिंह जी को एक पत्र लिखा था, जिसमें बताया गया था कि कश्मीर का हित भारत में शामिल होने में ही है, मगर हरि सिंह जी ने पाकिस्तान के साथ यथास्थिति बनाए रखने को लेकर के एक एग्रीमेंट कर चुके थे। 27 सितंबर 1947 को नेहरू जी ने पटेल को एक पत्र लिखा था, जिसमें नेहरू जी ने बताया था कि कश्मीर ने पाकिस्तान के अंदर अपनी घुसपैठ वो शुरू कर सकता है, इसलिए हमको जल्दी एक्शन लेना चाहिए। इसी बीच पाकिस्तान के कबीलाइयों ने घुसपैठ कर दी और कश्मीर पर अवैध कब्जा करना शुरू कर दिया। इसका सामना करने के लिए महाराजा हरि सिंह जी ने अपनी सेनाएं भेजी, जो कि कबीलाइयों से उनको लड़ना था। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत थी, और वो दिक्कत ये थी कि महाराजा हरि सिंह जी जो थे उनकी सेना में ज़्यादातर सैनिक मुस्लिम थे, और वो मुस्लिम सैनिक थे। उन्होंने पाकिस्तानी कबीलाइयों से लड़ने के लिए मना कर दिया। उन्होंने अपने मुस्लिम धर्म और मुस्लिम भाईचारा को निभाना ज़्यादा उचित समझा। नतीजा ये हुआ कि उनकी सेना और कबाइलियों ने मिलकर के उल्टे महाराजा हरि सिंह जी के एक अधिकारी थे, जिनका नाम था कर्नल नारायण सिंह। उन नारायण सिंह जी को डोमेल नामक स्थान पर डाक बंगले के अंदर मार दिया गया। इसके बाद इन लोगों ने बारामूला में बड़े ही वैश्य तरीके से अत्याचार करना शुरू कर दिया। महिलाओं के साथ बलात्कार करना शुरू कर दिया। बच्चों और बूढ़ों को भी नहीं बख्शा, हर तरफ आगजनी कर दी। और जब ये अत्याचार कर रहे थे तो उन्होंने न तो महिला देखी, न पुरुष देखा, न धर्म देखा,
कुछ भी नहीं देखा, बस एक केवल और केवल अत्याचार ही कर रहे थे। ये सब देखते हुए महाराजा हरि सिंह जी ने दिल्ली नेहरू जी को एक फ़ोन किया और मदद की गुहार लगाई। तब हरि सिंह जी को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए नेहरू जी ने काफ़ी दबाव डाला। अब हरि सिंह जी के पास और कोई चारा नहीं था, इसीलिए 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर महाराजा हरि सिंह जी के द्वारा हस्ताक्षर कर लिए जाते हैं। मगर हरि सिंह जी ने भारत को सिर्फ 3 अधिकार ही दिए थे, जिनमें सुरक्षा, विदेशी मामला और संचार तंत्र, ये तो भारत सरकार को दिया था, और बाकी के जितने भी अधिकार थे वो महाराजा हरि सिंह जी ने अपने पास रखे थे। इसके अलावा स्पेशल स्टेटस की भी हरि सिंह जी ने मांग की थी, जिसमें बताया गया था कि जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान होगा। इसके अलावा राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार भी महाराजा के पास ही रखा जाएगा और इसी के तहत कोई भी बाहरी व्यक्ति जम्मू कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। जब भारत का संविधान बन रहा था तब नेहरू जी ने एन गोपाल स्वामी अयंगर को एक जिम्मेदारी सौंपी थी, और वो जिम्मेदारी थी कि जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस आर्टिकल का ड्राफ्ट तैयार किया जाए और संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 370 इस ड्राफ्ट के तहत जोड़ दिया गया। इसके बाद 17 अक्टूबर 1949 को धारा 370 को भारत के संविधान में शामिल कर लिया जाता है और इसका असर ये हुआ कि भारत जम्मू कश्मीर के आंतरिक मसले पर कोई कानून नहीं बना सकता था। इसके अलावा संविधान का कोई भी भाग सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं हो सकता था। यदि भारत के राष्ट्रपति कश्मीर पर कोई कानून लाते हैं तो वहाँ की स्थानीय सरकार की सहमति के बिना नहीं लाया जा सकता था। इसके अलावा धारा 370 के तहत कोई भी कानून नहीं बदला जा सकता था। धारा 370 को यदि हटाना हो तो जम्मू कश्मीर के संविधान की अनुमति के बिना उसे हटा भी नहीं सकते थे। 31 अक्टूबर 1951 को जम्मू कश्मीर असेंबली के 75 मेंबर एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और ये सभी के सभी 75 मेंबर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के सदस्य होते हैं। इन सभी का मकसद होता है जम्मू कश्मीर में एक अपना खुद का नया संविधान बनाना। सन 1956 में आर्टिकल 35 से ये लोग लेकर के आते हैं। इसके तहत जम्मू कश्मीर में यहाँ पर कौन लोग यहाँ का मूल निवासी होगा, कौन यहाँ का नागरिक नहीं होगा, इस बात का सर्टिफिकेट देना इन्होंने आर्टिकल 35A के तहत सुनिश्चित किया और अपना विधानसभा का एक अधिकार बना लिया। सन 1965 तक जम्मू कश्मीर के गवर्नर को सदर ए रियासत कहा जाता था। मुख्यमंत्री जो वहाँ के होते थे उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था और उनका पद जो था वो 5 साल के बजाय 6 साल का होता था, यानी प्रत्येक 6 वर्ष बाद वहाँ इलेक्शन होना सुनिश्चित किया गया। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर के नागरिकों को दोहरी नागरिकता देना सुनिश्चित किया। उन्हें एक नागरिकता मिलती थी कश्मीर की और दूसरी नागरिकता मिलती थी भारत की। उनका अपना झंडा हुआ करता था। जम्मू कश्मीर की महिला यदि कश्मीर के बाहरी क्षेत्र से शादी कर लेती हैं तो वो अपनी संपत्ति के अधिकार को खो देती थी। इतना ही नहीं, उसके पति को जम्मू कश्मीर की नागरिकता नहीं मिलती थी। लेकिन बड़ी ही हास्यास्पद तरीके और रोचक तरीके की बात यह थी कि यदि जम्मू कश्मीर की महिला किसी पाकिस्तान के लड़के से शादी कर लेती थी तो वो अपना संपत्ति का अधिकार नहीं खोती थी। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान का जो लड़का था उसको जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी और वो चाहे तो जम्मू कश्मीर में अपनी खुद की संपत्ति खरीद करके सदा के लिए वहाँ सेटल हो सकता था। सन 1950-60 का वो दौर था जब आर्टिकल 370 का विरोध होना शुरू हो जाता है। इसकी शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के 1953 में जम्मू कश्मीर प्रजा परिषद का गठन करके। भारतीय जनसंघ के एक लीडर थे बलराज, इन्हीं के द्वारा किया गया था। इसके तहत उन्होंने मांग की थी कि कश्मीर का पूर्णतया भारत में विलय हो जाना चाहिए और धारा 370 को समाप्त कर देना चाहिए। इन सब में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अहम रोल था, जो कि भारतीय जनसंघ के फाउंडर थे। वो इन सब के विरुद्ध लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने कहा भी था कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। इसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रीनगर की जेल में डाल दिया जाता है और 23 जून 1953 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की संदेहास्पद तरीके से मृत्यु हो जाती है। इसी के दरमियान कश्मीर लगातार आतंकियों की गिरफ्त में आता जा रहा था। इनको समर्थन प्राप्त था पाकिस्तान की ISI व पाकिस्तान स्थित कई आतंकी संगठनों के द्वारा। कश्मीरी युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। उनको ISI के द्वारा ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग दी जा रही थी। इसके अलावा वहाँ के नौजवानों को पत्थर फेंकने की भी ट्रेनिंग दी जाती थी और उन्हें पत्थर फेंकने के लिए अक्सर उकसाया जाता था, जिसकी वजह से अक्सर कश्मीर में पत्थरबाजी हुआ करती थी। पाकिस्तान का 1965 का ऑपरेशन जिब्राल्टर लाया गया। ये पाकिस्तान के द्वारा ऑपरेशन जिब्राल्टर लाया गया था सन 1965 में, जिसके तहत कश्मीरी आवाम के युवाओं को भड़काया जाए और भारत सरकार के खिलाफ और भारत की सेना के खिलाफ कश्मीर को अलग कर लिया जाए। ये इसका मेन मकसद था।
सन 1988 में ऑपरेशन ट्रू पैक लाते हैं, ये भी पाकिस्तान के द्वारा ही लाया जाता है। और इसमें इन लोगों का मकसद होता है कि अब कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए पाकिस्तान अपने लोगों को नहीं भेजेगा, बल्कि कश्मीर के ही स्थानीय युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग दे दी जाएगी और उन्हें भारत सरकार और भारतीय सेना के खिलाफ खड़ा किया जाएगा। इस सब जो अशांति फैलाने का जो पूरा ये था, उसमें जो माहौल बनाया जा रहा था, उस पूरे ऑपरेशन को पाकिस्तान के जनरल जियाउल हक खुद संचालित कर रहे थे। इस ऑपरेशन ट्रू पैक के उन्होंने 4 मुख्य एम रखे थे। इसमें पहला एम था कश्मीर युवा को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देना, और दूसरा था प्रशासन को पूर्णतः खत्म कर देना, और तीसरा था इसके अंदर कि कश्मीर घाटी के अंदर जितने भी हिंदू हैं उन सबको मार काट करके भगा दिया जाए। और शायद इसी का नतीजा था कि कश्मीरी पंडितों को बुरी तरह से मार काट कर भगा दिया गया, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर दिए गए, बच्चों और बूढ़ों तक को भी नहीं बख्शा गया। चौथा जो था वो था कि कश्मीरी लड़कों को जिहाद के लिए तैयार किया जाए। ये पूरा मकसद था ऑपरेशन ट्रू पैक का। और उसके बाद उन्होंने काम शुरू किया OGW बनाने का। अब ये OGW जो था वो था ओवरग्राउंड वर्कर। ये लोग वो लोग होते थे जो होते तो मूलतः कश्मीर के ही स्थानीय लोग थे, लेकिन इनका काम था कि आतंकी या आतंकी संगठनों को अपना पूरा सहयोग देते थे और कश्मीर के अंदर वो हर प्रकार की सुविधा आतंकी संगठनों को मुहैया करवाते थे। OGW के जो सदस्य थे वो स्थानीय नागरिक ही हुआ करते थे जो देश के साथ अपनी गद्दारी किया करते थे। और यासीन मलिक जैसे जो लोग थे इसी तरह के संगठनों के संपर्क में थे। 19 जुलाई 2008 को हमारे 10 जवान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं ऐसे आतंकी हमलों की वजह से। इसके बाद 24 जून 2013 को एक बस में सवार होकर भारतीय जवान जा रहे थे श्रीनगर के हैदरपुरा में। उनके ऊपर आतंकियों के द्वारा हमला कर लिया जाता है, जिसमें हमारे 8 जवान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर हुआ करता था जिसका नाम था बुरहान वानी। इसको भारत सरकार ने आतंकी घोषित कर रखा था। लेकिन साथियों, आपको जान करके बड़ा अचरज होगा कि वहाँ के जो स्थानीय युवा थे वो बुरहान वानी को अपना हीरो मानते थे। वो सोशल मीडिया पर युवाओं के प्रत्येक फोन तक में था और वहाँ के युवा उसको बहुत ही ज़्यादा फॉलो करने लग गए थे। लेकिन 42वीं राष्ट्रीय राइफल को एक दिन सूचना मिलती है और सूचना ये होती है कि बुरहान वानी एक स्कूल में छुपा हुआ है। उसके बाद 8 जुलाई 2016 को ऑपरेशन चलाया जाता है। इसमें बुरहान वानी, शतरत अहमद शेख और परवेज अहमद लश्करे, इनको सुरक्षा बलों के द्वारा मौत के घाट उतार लिया जाता है। और इसके बाद बुरहान वानी के पक्ष में, जैसा कि मैंने बताया, वहाँ के युवा बुरहान वानी को अपना हीरो मानते थे। इसीलिए कश्मीर के अंदर बुरहान वानी के पक्ष में सबसे बड़ा और सबसे अब तक का सबसे खतरनाक प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। वहाँ के युवा सड़कों पर आ जाते हैं और पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हैं। इसमें पूरी कश्मीर घाटी के अंदर अशांति फैल जाती है। इन सब में करीब 96 से ज़्यादा लोगों की जान चली जाती है और 15,000 से ज़्यादा आम नागरिक घायल हो जाते हैं। इतना ही नहीं, हमारे 4,000 भारतीय सेना के जवान भी घायल हो जाते हैं। ठीक इसके एक महीने के बाद 18 सितंबर 2016 को 4 पाकिस्तानी आतंकी हमारे बारामूला के उरी नामक स्थान पर, जो कि सेना का कैंप होता है, वहाँ में घुस जाते हैं और भारतीय जवानों पर अचानक घात लगा करके हमला कर देते हैं, जिसमें हमारे 18 जवान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन इस समय तक केंद्र में सत्ता का परिवर्तन हो चुका था। अब भारत के मुख्य प्रधानमंत्री बन चुके थे माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी सरकार बनने के बाद उन्होंने अपना पूरा समय लगा दिया धारा 370 को हटाने के लिए, क्योंकि जब मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे तो वो स्वयं इस धारा 370 को हटाने के पक्ष में थे। उन्होंने इस धारा 370 हटाने के लिए कई बार आंदोलन किए थे। उन्होंने स्वयं ने कहा था धारा 370 हटाओ, आतंकवाद मिटाओ, देश बचाओ। इसी के साथ NIA ने अपना कामकाज करना शुरू कर दिया था। इसमें यासीन मलिक को अपना आरोपी बनाया था NIA ने और उसको गिरफ्तार कर लिया था। NIA के बड़े बड़े अधिकारी कश्मीर गए, अपनी पहचान को गुप्त रखा और अंडरग्राउंड तरीके से काम करना शुरू कर दिया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ऑफिस और उसके ठिकानों की पूरी जानकारी निकाली गई। सन 2017 से NIA ने आतंकी समर्थित लोगों को चिन्हित करके उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया व उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जो कि कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते थे। इसी तरह से आतंकियों को फंडिंग करने के आरोप में शहजाद उल इस्लाम हुर्रियत के नेता अयात अकबर मेहरुद्दीन कलवल, पीर सैफुल्लाह और एक बिजनेसमैन थे जिनका नाम था जहूर अहमद, इन सभी को राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार कर दिया गया और उनके ऊपर आरोप था कि आतंकवादियों को फंडिंग करते हैं।
एनआईए ने सबूतों के साथ उन सभी को गिरफ्तार किया। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में यहां तक कहा कि यासीन मलिक के साथ सैफू अली शाह गिलानी और मीर उमर फारूक ये जो थे वो उन्होंने जेआरएल ग्रुप के निर्देश के तहत लोगों को प्रोटेस्ट करने के लिए अक्सर ये लोग उकसाया करते थे, जिसके तहत बंद का ऐलान करना, सड़कों को ब्लॉक करना और अशांति फैलाना इनका मुख्य मकसद था। सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा जब यासिर मलिक के घर रेड डाली गई तब उनको 8 दिन का एक कैलेंडर मिला और उस कैलेंडर के अंदर बाकायदा लिखा हुआ था कि किस तिथि को, किस तारीख को, कहां पर क्या गतिविधि करनी है, कहां रोड ब्लॉक करना है, कहां पत्थरबाजी करनी है, सब कुछ था उसके अंदर बाकायदा लिखा हुआ था। 8 अगस्त 2016 से लेकर 16 अगस्त 2016 तक, जिसमें बाकायदा ये लिखा गया था कि किस दिन, किस जगह, किस तरीके से प्रोटेस्ट करना है। इसमें साफ जाहिर होता है कि ये सब तय प्लानिंग के तहत ही अक्सर वहाँ हुआ करता था। इतना ही नहीं, इन्होंने एक कॉपी मिलती है जहाँ जो कि हिजबुल मुजाहिदीन की एक लेटर पैड होती है, उस पर लिखा हुआ था कि कश्मीर के अंदर जो हाल ही में जो फुटबॉल टूर्नामेंट का जो आयोजन किया गया था, उस लेटर पैड में उन टूर्नामेंट के जो आयोजक थे उनके नाम एक खुली वार्निंग थी। ये एक तरीके की धमकी थी जो वो लेटर भी एनआईए को जांच में मिल गया था। साल 2019 में 14 फरवरी के दिन जैश ए मोहम्मद ने एक प्लान बनाया जिसमें एक कश्मीरी को गुमराह कर उसको सुसाइड बॉम्बर के तौर पर ओजीडब्ल्यू की मदद से सीआरपीएफ के एक कॉन्वॉय पर 14 फरवरी 2019 को आईईडी ब्लास्ट करवा दिया गया और इस हमले में हमारे 10 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। एनआईए की जांच में 19 नाम आए जिनमें था मसूद अजहर, रऊफ असगर और अमार अलवी। ये जो थे इनके साथ 7 और पाकिस्तानी थे, इनका भी नाम आया। अहमद आदिल जो कि सुसाइड बॉम्बर बना था ने इशरत जहान के पिता शकीर बशीर और शहजाद बट, इसके अलावा 12 और लोग थे जो कश्मीरी थे और इस हमले में शामिल थे। ऐसा माना जाता है कि इस हमले के बाद ये मन बना लिया गया था कि अब तो कश्मीर से धारा 370 हटानी ही पड़ेगी और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटाया जाएगा और उसे भारत में संविधान के तले लाया जाएगा। सन 2019 के जून के महीने के दूसरे हफ्ते में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कश्मीर का एक दौरा किया जाता है और वहां के सुरक्षा बलों के साथ मिलकर के जमीनी हालात को समझने की कोशिश की जाती है। फिर दिल्ली वापस आ जाते हैं। इसके बाद अजीत डोभाल अपनी सीक्रेट विजिट श्रीनगर करने के लिए गए थे। 20 ड्रोन जो थे उन्होंने कश्मीर के अंदर नज़र रखने के लिए तैनात कर दिए थे। एयरफोर्स को आदेश दे दिया गया था कि आपके जो भी पैरामिलिट्री ट्रूप्स पूरे देश के अंदर जहां पे भी है उन सभी को श्रीनगर के अंदर तैनात कर दिया जाए। पुलिस और आर्मी को कह दिया गया था कि सभी सैटेलाइट फ़ोन जितने भी आपके पास हैं वो एक्टिव करके आपके जवानों को सौंप दिए जाए। इसी के साथ 45,000 जवानों को घाटी में तैनात कर दिया गया। उस समय आर्मी चीफ थे जनरल विपिन रावत, उन्होंने अपनी फोर्स को श्रीनगर में तैनात करना शुरू कर दिया। इसी बीच अजीत डोभाल 3 दिन तक फिर से सीक्रेट विजिट करने के लिए श्रीनगर में वहां रही। इसी के साथ ही 26 जुलाई को अमरनाथ यात्रा को भी रोक दिया गया और जितने भी टूरिस्ट कश्मीर में थे उनको वहां से निकाल दिया गया। जब ये अमरनाथ यात्रा रोकी गई तो पत्रकारों के द्वारा, लोगों के द्वारा सरकार से पूछा गया तो सरकार ने अंदेशा लगाया, ये बात बोली कि हमें खुफिया जानकारी मिली है कि इसके ऊपर पाकिस्तान संबंधित आतंकियों के द्वारा हमला कर दिया जा सकता है, इसी वजह से अमरनाथ की यात्रा रोक दी गई है। इसके अलावा यहाँ 100 पैरा मिलिट्री फोर्स कश्मीर घाटी में तैनात कर दी जाती है। इस पूरे मिशन को लीड कर रहे थे अमित शाह और उस समय के तत्कालीन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद। 4 अगस्त को जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह जी को एक केंद्र से आदेश मिलता है और आदेश ये होता है कि आप अपनी फोर्स को एक बार रीचेक कर लीजिए। जम्मू कश्मीर के जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं उन सभी को हाउस अरेस्ट करना है और इनके जितने भी मोबाइल है उनसे छीन लेना है और जो उनकी लैंडलाइन सर्विसेज है उनको खत्म कर देना है और इसके बाद धारा 144 लागू करेंगे। इसीलिए आपको एक ड्रिल कर लेनी, लेकिन इसके बाद 4 अगस्त की रात को नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन रामनाथ कोविंद की सूचना ये होती है कि बुरहान वानी लिखने के लिए छुपा हुआ है और धारा 370 को हटाने की सारी प्लानिंग ऑपरेशन चलाया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री बुरहान वानी समझाते हैं और इसके बाद शेख कश्मीर में जितनी सारी तैयारियां चल रही थी इनको सुरक्षा बलों के द्वारा मौत के घाट उतार लिया जाता है और इसके बाद बुरहान वानी के पक्ष में जैसा हमला करने वाला है युवा बुरहान वानी को अपना हीरो मानते थे, इसीलिए सोच लिया था कि भारत बुरहान वानी के जो पक्षियों के सबसे बड़ा वो भारत हमला करके वापस प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, वहां के युवा सड़कों पर आ जाते हैं और कब्जा कर रखा है भारत शुरू कर देते हैं, वापस ले लेगा। पूरी कश्मीर घाटी के अंदर अशांति फैल जाती है हमला करने के लिए, यानी किसी को कानों कान खबर नहीं थी लोगों की जान चली जाती है
होने वाली हैं और 15,000 से ज्यादा आम नागरिक घायल हो जाते हैं। महबूबा मुफ्ती, इतना ही नहीं, हमारे 4,000 भारतीय सेना के जवान भी घायल हो जाते हैं। धारा 100 ठीक इसके एक महीने के बाद 18 सितंबर 2016 को मोबाइल सर्विसेज पाकिस्तानी खत्म कर दिया हमारे बारामूला आता है 5 अगस्त 2019 का। सेना का कैंप अमित शाह जब संसद में और प्रवेश कर रहे थे तब उनके जवानों पर अचानक घात लगा करके हमला कर देते हैं। फाइल में हमारे 18 जवान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उनकी नजर अमित शाह के हाथ पर जाती है। इस समय तक केंद्र में तब सत्ता का जिस पर लिखा था भारत के ग्रेट प्रधानमंत्री बन चुके थे माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी सरकार बनने के बाद उन्होंने पिक्चर लेने के बाद कुछ ही समय पश्चात पूरे देश और दुनिया में खबर को हटाने के लिए, क्योंकि जब मोदी प्रधानमंत्री से धारा 300 इस धारा हटा दी गई हटाने के विपक्ष ने इस बात का पूर्ण रूप से विरोध के लिए अमित शाह ने आंदोलन किए थे। उन्होंने स्वयं ने कहा था धारा 300 हटाओ, सरकार मिटाओ, देश बचाओ और इसी के साथ एनआईए सरकार को अपना पावर है कि शुरू कर दिया था। इसमें सेक्शन यासीन मलिक को अपना आरोपी बनाया था एनआईए ने, और ये कहा गया कि एनआईए के बड़े-बड़े अधिकारी कश्मीर गए, अपनी पहचान को राष्ट्र रखा और अंडरग्राउंड द्वारा घोषणा करना शुरू कर दिया कि अनुच्छेद कॉन्फ्रेंस के ऑफिस और उसके या नहीं होगा या पूरी जानकारी निकाली गई। अपवादों सन 2017 से एनआईए ने आतंकी समर्थित लोगों को चिन्हित करके उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। को भारत सरकार के खिलाफ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के साथ इकट्ठा करना का जो ऑर्डर था, जो कि कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते थे। इसी तरह से आतंकियों को फंडिंग करने के आरोप में शजादी के इस्लाम हुर्रियत के सभी प्रोविजंस लागू होंगे। जम्मू कश्मीर पर भी इसी के साथ और 6 अगस्त बिजनेसमैन थे जिनका नाम था जहूर अहमद, आर्टिकल 370 के जितने भी क्लॉजेस थे उन सबको खत्म कर दिया गया। इसी के साथ आर्टिकल गैर और उनके पर आरोप का हिस्सा नहीं रहा और फंडिंग करने पूर्णतया भारत में शामिल हो गया। और एनआईए ने सबूतों के साथ उन सबको गिरफ्तार किया। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में यहाँ तक कहा कि यासीन मलिक के साथ सैफ अली शाह गिलानी और मीर उमर फारूक जम्मू कश्मीर थे वो उन्होंने जेआरएल ग्रुप के निर्देश के साथ पूर्ण रूप से भारत के साथ करने के लिए मार्च 2020 में जम्मू कश्मीर को टाडा कोर्ट बंद का ऐलान करना, मलिक और उनके 6 साथियों को ब्लॉक करना और अशांति फैलाना इनका मुख्य हमला किया था। सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा जब यासीन मलिक के घर रेड डाली गई तब उनको 8 दिन का एक कैलेंडर मिला और उस कैलेंडर के अंदर बाकायदा लिखा हुआ था कि किस तिथि को किस तारीख को कहां पर क्या गतिविधि करनी है, कहां रोड ब्लॉक करना है, कहां पत्थरबाजी करनी है, सब कुछ था उसके अंदर बाकायदा लिखा हुआ था। 8 अगस्त 2016 से लेकर 16 अगस्त 2016 तक जिसमें बाकायदा ये लिखा गया था कि किस दिन किस किस तरीके से प्रोटेस्ट करना है। इसमें साफ जाहिर होता है कि ये सब तय प्लानिंग के तहत ही अक्सर हुआ करता था। इतना ही नहीं, इन्होंने एक कॉपी मिलती है जहाँ जो कि हिजबुल मुजाहिदीन की एक लेटर पैड मिलती है। इसी तरह की नई कहानी में लिखा हुआ ख्याल रखिएगा कि कश्मीर के अंदर जो हाल ही में जो फुटबॉल टूर्नामेंट का जो आयोजन किया गया था, उस लेटर पैड में उन टूर्नामेंट के जो आयोजक थे उनके नाम एक खुली वार्निंग थी। ये एक तरह की धमकी थी जो वो लेटर भी एनआईए को जांच में मिल गया था। साल 2019 में 14 फरवरी के दिन जैश ए मोहम्मद ने एक प्लान बनाया जिसमें एक कश्मीरी को गुमराह कर उसको सुसाइड बॉम्बर के तौर पर OGW की मदद से सीआरपीएफ के एक कॉन्वॉय पर 14 फरवरी 2019 को IED ब्लास्ट करवा दिया गया और इस हमले में हमारे 10 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। एनआईए की जांच में 19 नाम आए जिनमें था मसूद अजहर, रऊफ असगर और अमार अलवी। ये जो थे इनके साथ 7 और पाकिस्तानी थे, इनका भी नाम आया। अहमद आदिल जो कि सुसाइड बॉम्बर बना था ने इशरत जहान के पिता शकीर बशीर और शहजाद बट, इसके अलावा 12 और लोग थे जो कश्मीरी थे और इस हमले में शामिल थे। ऐसा माना जाता है कि इस हमले के बाद ये मन बना लिया गया था कि अब तो कश्मीर से धारा 370 हटानी ही पड़ेगी और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटाया जाएगा और उसे भारत में संविधान के तले लाया जाएगा। सन 2019 के जून के महीने के दूसरे हफ्ते में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कश्मीर का एक दौरा किया जाता है और वहां के सुरक्षा बलों के साथ मिलकर के जमीनी हालात को समझने की कोशिश की जाती है। फिर दिल्ली वापस आ जाते हैं। इसके बाद अजीत डोभाल अपनी सीक्रेट विजिट श्रीनगर करने के लिए गए थे। 20 ड्रोन जो थे उन्होंने कश्मीर के अंदर नज़र रखने के लिए तैनात कर दिए थे। एयरफोर्स को आदेश दे दिया गया था कि आपके जो भी पैरामिलिट्री ट्रूप्स पूरे देश के अंदर जहां पे भी हैं उन सभी को श्रीनगर के अंदर तैनात कर दिया जाए। पुलिस और आर्मी को कह दिया गया था कि सभी सैटेलाइट फ़ोन जितने भी आपके पास हैं वो एक्टिव करके आपके जवानों को सौंप दिए जाए। इसी के साथ 45,000 जवानों को घाटी में तैनात कर दिया गया। उस समय आर्मी चीफ थे जनरल विपिन रावत। उन्होंने अपनी फोर्स को श्रीनगर में तैनात करना
करना शुरू कर दिया। इसी बीच अजीत डोभाल 3 दिन तक फिर से सीक्रेट विजिट करने के लिए श्रीनगर में वहां रही। इसी के साथ ही 26 जुलाई को अमरनाथ यात्रा को भी रोक दिया गया और जितने भी टूरिस्ट कश्मीर में थे उनको वहां से निकाल दिया गया। जब भी अमरनाथ यात्रा रोकी गई तो पत्रकारों को द्वारा लोगों को द्वारा सरकार से पूछा गया तो सरकार ने अंदेशा लगाया, ये बात बोली कि हमें खुफिया जानकारी मिली है कि इसके ऊपर पाकिस्तान संबंधित आतंकियों के द्वारा हमला कर दिया जा सकता है, इसी वजह से अमरनाथ की यात्रा रोक दी गई है। इसके अलावा यहाँ 100 पैरा मिलिट्री फोर्स कश्मीर घाटी में तैनात कर दी जाती है। इस पूरे मिशन को लीड कर रहे थे अमित शाह और उस समय के तत्कालीन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद। 4 अगस्त को जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह जी को एक केंद्र से आदेश मिलता है और आदेश ये होता है कि आप अपनी फोर्स को एक बार रीचेक कर लीजिए। जम्मू कश्मीर के जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं उन सभी को हाउस अरेस्ट करना है और इनके जितने भी मोबाइल है उनसे छीन लेना है और जो उनकी लैंडलाइन सर्विसेज है उनको खत्म कर देना है और इसके बाद धारा 144 लागू करेंगे। इसीलिए आप